थ्योरम आपका क्या कहता है, सिंपली आपका थ्योरम 1.4 में आपके बुक में लिखा रहेगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो √2, √3, √7 ये जितने भी नंबर आपके पास होते हैं, √2, √3, √7, √5, √11, ये सारे वर्गमूल के अंदर जितने भी नंबर दिख रहे हैं पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसी को आपको प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में कि इसको प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, 3 नंबर में आएगा और हर बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से सीखना, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग लगाकर अभी मैं जो भी चीज समझा रहा हूँ ना अच्छे से समझिएगा, कुछ भी लिखो मत अपने कॉपी में। मैं बिल्कुल टाइम दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसके नोट्स बना लेना, अभी समझने की कोशिश कर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या क्या चीजें लिखेंगे ताकि हम प्रूफ कर पाए कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रूफ करने का एक तरीका होता है विरोधाभास, है ना, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या होता है, आपने शायद कुछ बच्चों ने पहली बार सुना होगा, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, मान लो यहाँ पर मैं दो बच्चे का नाम ले रहा हूँ, एक बच्चे का नाम है ए और एक बच्चे का नाम है बी, दो बच्चे। अब मैंने मान लो पूछा कोई भी चीज, कोई भी एक यस नो क्वेश्चन पूछा, जैसे कि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि आज संडे है क्या, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आज संडे है क्या, तो ए ने बोला आज संडे है, बी ने बोला नो सर आज संडे नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के विरोधाभास बोल रहे, मतलब दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, एक ही चीज का स्टेटमेंट अलग अलग दे रहे हैं। ठीक है, इनमें इससे क्या पता चल रहा है, कोई एक तो गलत बोल रहा है, चाहे ए चाहे बी। समझ में आया? तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब समझ में आया, विरोधाभास क्या होता है कि एक ही चीज का दो अलग अलग उत्तर मिलना, यस और नो। ठीक है, इसको कहेंगे कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, मतलब सही कोई ना कोई एक तो गलत बोल रहा है। ठीक है, तो यहां से अब अगर एक फैक्ट मुझे पता चल गया कि आज संडे नहीं है, इसका मतलब जो भी बोल रहा हो या संडे है वो झूठ बोल रहा है, यही पता चलेगा ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई एक सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है, इसे कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे मैथमेटिक्स में, ये तो हो गया सिंपल सी हमारी बातचीत। तो इसको लैंग्वेज हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे यूज करेंगे समझिएगा, कॉन्ट्रडिक्शन। जैसे अब तरीका देखिए, अभी कुछ भी लिखना मत, ध्यान से समझते रहिएगा। हम सबसे पहले मान लेते हैं, हमें पता है कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मान लिया लेट कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप उल्टा मान लो प्रूफ करने के लिए, उसके बाद हम प्रूफ कर देंगे कि हमने जो माना था ना वो गलत माना था। तो गलत माना था तो परिमेय संख्या नहीं तो अपरिमेय हो जाएगा, ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा। तो √2 एक परिमेय संख्या है ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं √2 इक्वल टू कोई भी परिमेय संख्या को आप a बटा बी के रूप में लिख सकते हो, जहां पर ए और बी आपको इतना पता है कि ये और बी पूर्णांक होते हैं, या पी बटा क्यू लिख सकते हो, हम ए बटा बी यूज कर रहे हैं तो ए बटा बी या पी बटा क्यू कुछ भी लिख सकते हो। तो ए बटा बी के रूप में आपने अगर लिखा तो ए बटा बी के रूप में लिखा, पी और क्यू ए और बी पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक के जगह पर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ए और बी सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य का कंसेप्ट आपको पढ़ा रखा है, सहअभाज्य संख्या क्या होगा, को प्राइम नंबर, ऐसा नंबर कि ए और बी में कुछ कॉमन ना मिले। ठीक है, कोई ऐसा नंबर ना हो जो ए को भी डिवाइड कर दे और बी को भी डिवाइड कर दे, कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब HCF उसका 1 होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ ए और बी सहअभाज्य यानी को प्राइम है, तो HCF कितना होगा ए और बी का, ये मुझे बताइए। सर 1 1 होगा, ये पढ़ा रखा है ना, 1 होगा, क्योंकि एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ए और बी को सहभाज्य मान लिया। जहां पर एक चीज और आप लिखना कि बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ के बाद क्या करते हैं, इसको बी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, √2 इक्वल टू ए बाई बी है तो √2 बी इक्वल टू ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ m इक्वल टू एक्स बाई वाई, तो ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, my इज इक्वल टू x, ऐसा लिख सकते हैं। इतना क्लियर। अब अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं, इसके बाद आपको लिखना है वर्ग करने पर, अगर हम वर्ग करते दोनों तरफ, तो अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो √2p का वर्ग कितना होगा, √2b का वर्ग कितना होगा, ये मुझे बताइए। 2b नहीं,
यहाँ अब चलो यहाँ पर समझाता हूँ आप, एक सेकंड। हाँ, √2 भी देखो, आप बोलोगे सर √2 इस तरफ मैं लिख के बता रहा हूँ, आप दोनों टू तरफ बी स्क्वायर स्क्वायर। करोगे। हाँ ठीक है, इधर भी आपने स्क्वायर किया और इधर भी आपने स्क्वायर किया। अब इसका मतलब स्क्वायर कहने का मतलब एक्स का वर्ग करने का मतलब एक्स को 2 बार गुना करना। तो यानी कि हम लिख सकते हैं √2b इंटू √2b, और इधर तो ए स्क्वायर है। अब √2 इंटू √2 जब 2 बार गुना होता है ना, इसको समझिएगा, √2 इंटू √2 जब गुना होगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2, और ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो √2 से √2 गुना होकर के 2 मिलता है, और ये बी स्क्वायर, तो 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस स्टेप के बाद सीधे हम ये लिखेंगे। ठीक है, इतना स्टेप्स नहीं लिखते। मुझे बताओ, अगर मैं कभी ऐसा आपसे पूछूं, मैं कभी आपसे ऐसे पूछूं, √5 का वर्ग कितना होगा? 5। फाइव। अगर मैं बोल रहा हूँ √7 का वर्ग कितना होगा? 7। अगर मैं पूछ रहा हूँ √3m का वर्ग कितना होगा? 3 तो √3 का 3 होगा और m का m² हो जाएगा 3m²। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3m नहीं 3m², क्योंकि वर्ग सिर्फ 3 पर था। ठीक है ना, वर्ग में पूरे पर ही लगाया था ना। अगर मैं लिखूं √11x, इसका वर्ग कितना होगा? √11x 11x²। 11x²। तो √11 पे 11 पे रूट है, तो वो 11 बन जाएगा, और x पे रूट नहीं था तो x² बन जाएगा। ठीक है, x है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 11x², कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, सारी चीजों को कंक्लूड करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर, अगर हमने वर्ग किया दोनों तरफ तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, √2 का वर्ग किया तो 2 मिला, b का वर्ग किया तो b² मिला, और a का वर्ग किया तो a² मिला, तो 2b² इक्वल टू a²। ठीक, तो यहां से देखो, इसको उल्टा करके ऐसा लिख सकते हैं, a² इज इक्वल टू 2b²। बताइए, अब यहां से एक कंक्लूजन निकल रहा है, ये लिखना मत, ये सारी जो मैं लिख रहा हूँ ना साइड में, इसको लिखना मत। 2 इंटू b², मतलब हमें दिख रहा है सर a² को अगर हमने ब्रेक किया तो 2 इंटू b² आ रहा है, 2 इंटू b², मतलब a² जो होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। a² का एक मल्टी फैक्टर 2 है ना, तो a² जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप सिंपली ये बोलोगे, इस वाले चीज को देखकर, चाहे तो आप याद करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हो। देखो, याद करने के लिए सबसे बेटर है आप इसको ऐसे लिखो, b² इक्वल टू a²/2, ये लिखो। यहाँ से आपको दिख जाएगा सर a² जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद आप लिखोगे a² 2 से विभाजित हो जाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसका फैक्टर है। तो अगर a² 2 से डिवाइड है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक और नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि तो एक प्राइम नंबर है, और वो नंबर कौन सा होगा? सर ए। क्योंकि आपको थ्योरम 1.3 पता है, a² अगर 2 से डिवाइड होगा तो a भी 2 से डिवाइड होगा, a भी जो होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, a भी 2 से विभाजित होगी। इसको उल्टा मत लिख देना, ये सारी चीज आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको एक लाइन और याद रखना है, अगर a से डिवाइड होगा, a जो है 2 से डिवाइड होगा, तो a का वैल्यू कैसा हो सकता है? a का वैल्यू कुछ कैसा होगा, 2 का गुणज होगा ना, कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा वो 2 का एक मल्टीपल होगा। जैसे कह सकते हैं सर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 8 होगा, मतलब 2 इंटू एम के फॉर्म में होगा, 2 इंटू एम के फॉर्म में होगा। मतलब फिर से समझो, कोई नंबर अगर 5 से डिवाइड होगा, कोई नंबर 5 से डिवाइड जो कटने वाला नंबर होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर 10 15 20, ये सारे 5 से कटने वाले नंबर है, तो 10 को लिख सकते हैं सर 5 गुना 2, 15 को लिख सकते हैं सर 5 गुना 3, 20 को लिख सकते हैं सर 5 गुना 4, मतलब इन जनरल कह सकते हैं 5x के फॉर्म में होगा सर। ऐसा नंबर जो 5 से कटेगा 5 इंटू समथिंग होगा। बताइए, यस सर। कोई नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, जो 7 से कटने वाला नंबर होगा, उसका नेचर कैसा होगा? 7m के रूप में होगा, 7x 7m 7 के कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं सर, अगर a 2 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब a का जो नेचर होगा या a जो संख्या होगी कुछ इस रूप का होगा, 2m के रूप का होगा, a बराबर 2m। ये माना, ऐसा लिख देना, माना a बराबर 2m। यहाँ तक आपका आधा सॉल्यूशन हुआ है।
ये बताइए, यहां तक क्लियर? a बराबर 2m, क्लियर? इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो लाइन आया था ना आपका, इस लाइन को आपको इक्वेशन नंबर 1 मानना है। ये जो लाइन था आपका, जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले लाइन को आपको इक्वेशन नंबर 1 कहना है, ठीक है। अब यहाँ के ए बाद आप 2m से रिपीट कर दो। a इक्वल टू 2m से, यहाँ के बाद तो आगे कुछ किया ही ना, अभी तो यहाँ तक समझ में आया कि a बराबर 2m क्यों लिया, ये बताइए। सर इसको फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, ओके। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ, इसको छोड़िए, अगर मैं कह रहा हूँ कोई नंबर p है या k है जो 5 से डिविजिबल है, जो 5 से कट जाएगा, तो p कैसा रहा होगा? 5 का कुछ मल्टीपल रहा होगा, 5 क्या रहा होगा कुछ। अगर मैं कह रहा हूँ कोई नंबर m है जो 13 से कट रहा है, 13 से विभाजित है, तो वो नंबर 13 के रहा होगा, m 13 के बराबर रहा होगा, मतलब 13 का कोई मल्टीपल रहा होगा, 13 इंटू 1, 13 इंटू 2, k का वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन 13 तो आएगा ही आएगा। अगर कोई नंबर x है जो 11 से डिविजिबल है, तो उसका नेचर कैसा होगा मुझे बताओ, आप ही माइक ऑन करके बताओ। 12x 11x मतलब 11 के मल्टीपल में रहेगा, 11x, 11y, 11 के कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं। तो यानी कि आप कह रहे हो सर a अगर 2 से डिविजिबल है, तो यानी a का जो वैल्यू रहेगा वो 2m के रूप में रहेगा। ये समझ में आया अभी? बता दीजिए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे सर माना a का वैल्यू 2m के बराबर, क्योंकि a 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप क्या करोगे सर, इक्वेशन नंबर 1 इसको माना ही था, अब इस वाले वैल्यू को a बराबर 2m समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ के बाद आप ऐसे लिखिए, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2b², तो 2b² रहेगा, a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2m है, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 2m का होल स्क्वायर। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं 2b² इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर, a का वैल्यू 2m है, a स्क्वायर का वैल्यू 2m का स्क्वायर रहेगा, तो यानी कि हम कह सकते हैं 2b² इज इक्वल टू 2 का वर्ग 4m², 4m²। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो b² का वैल्यू क्या आया, b² इक्वल टू 4/2m², यानी हम कह सकते हैं सर b² जो आ रहा है वो 2m² आ रहा है, क्लियर, b² जो 2m² आ रहा है। इसके जब क्या आप क्या बोल सकते हो, b² में 2 दिख रहा है सर, b² में 2 दिख रहा है, b² मतलब 2 इंटू m², तो यहाँ से हम इंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, इसलिए b² जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। बताओ, यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ, मुझे बताओ इतना क्लियर है, बताओ। यस सर। तो यहाँ से मुझे पता चला सर b² जो है 2 से डिविजिबल, अगर b² 2 से डिवाइड हो जाएगा तो एक कंक्लूजन क्या लिखेंगे, b भी 2 से विभाजित होगा, 2 b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 को यूज किया। अब यहाँ पर आपको 2 लाइन को बड़ा ध्यान से देखना है। एक लाइन ये देखो जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ, ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है बी भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ये दोनों जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कॉन्ट्राडिक्ट दिख रहा है, ए और बी दोनों ही 2 से डिविजिबल है, जबकि ए और बी को क्या माना था हमने, ए और बी को तो सहभाज्य माना था, तो कोई सहभाज्य संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या दोनों, बताइए, एचसीएफ नो कॉमन होना सर। चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो, यहां से हमने बोला ए, यहां से अतः हमने ये देखा कि ए और बी दोनों 2 से, देखो लैंग्वेज आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, जो लिखा मैं जो लिखना वही लिखना, 2 से विभाजित है, हमने यही देखा। जबकि यहां पर ऐसा लिख देना, जबकि ए और बी सहअभाज्य है, ए और बी तो सहअभाज्य है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसी को विरोधाभास कहेंगे कि ए और बी सहअभाज्य, तब तो होना नहीं चाहिए था ऐसा, तो यह विरोधाभास, यह कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसा लिख देना आप एग्जाम में, यह विरोधाभास, आपको ये लैंग्वेज लिखना होता है एग्जाम में,
इसलिए मिला या इसलिए प्राप्त हुआ या इसलिए आया क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी या हमने गलत मान लिया था, कुछ भी लिख दो, ठीक है। हमने गलत माना था, हमने गलत माना था। क्या गलत माना था? नहीं, स्क्रीन दिख रही है। माना था कि √2 अपरिमेय, √2 अपरिमेय, सॉरी √2 परिमेय माना था ना, √2 परिमेय। हमने तो ये माना था कि √2 परिमेय, ठीक है। तो हमने माना था कि √2 परिमेय, तो ये गलत मान लिया था। अब अगर ये बोल रहे कि हमने √2 परिमेय माना था, ये गलत है, इसका मतलब √2 कैसा रहा होगा? √2 अपरिमेय रहा होगा। तो अतः लिख सकते हैं, अतः इसलिए √2 क्या रहा होगा? √2 एक अपरिमेय संख्या रहा, अपरिमेय। बस ये समझ में आया क्या? सर हम a इज इक्वल टू 2m का भी स्क्वायर करके फिर कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन को? फिर से रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? a इक्वल टू 2m तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। सर a इज इक्वल टू 2m का भी हम स्क्वायर करके फिर कर सकते हैं ना इसको? a इक्वल टू 2m का किया तो एक को देखो, यहाँ पर वही किया, एक स्टेप शायद आप यहाँ पर सोच रहे हो ना, मिस कर दिया। चलो मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एक स्टेप ये मिस हुआ है। आप बोल दो a इक्वल टू 2m है, तो a स्क्वायर कितना होगा? a स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर होगा। ये क्लियर? सर a का वैल्यू अगर 2m है तो एक सेकंड सर, अब 20 स्क्रीन रुकी है, ठीक है। तो a स्क्वायर का वैल्यू 4m स्क्वायर हो गया। अब यही a स्क्वायर का मान मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब पुट किया तो क्या आया? 2b स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, 2b स्क्वायर और a स्क्वायर का वैल्यू 4m स्क्वायर है, ठीक है। तो एक स्टेप ये ऐसे भी लिख सकते हो। वही कह रहा हूँ, लिखने का तरीका थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो, बाकी चीजें से। क्लियर हुआ? ओके सर। कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, ठीक है। अब नो देखो यहाँ पर सर। मैं फिर से यहाँ पर समझते हैं क्या क्या हमारे पास प्रोसेस हुआ है, ठीक है। पहले क्या किया हमने? हमने सिंपली बोला सर √2 को अपरिमेय प्रूफ करना है, तो √2 को परिमेय मान लिया, जहां पर a बटा b के रूप में लिख दिया, और ये सहभाज्य संख्या है। पहला स्टेप तक हमने यहाँ तक ये किया, ठीक है। b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये तो डेफिनेशन कहता है। √2b इक्वल टू b के बराबर आ गया, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से स्क्वायरिंग किया। सेकंड स्टेप में स्क्वायरिंग करेंगे, 2b स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर के बराबर आया, b स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर बाई 2 आया। इस वाले इक्वेशन को समीकरण नंबर 1 मान। अब b स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर बाई 2 को देखकर हमने कहा a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। a अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो a का वैल्यू 2m के बराबर होगा, a का वैल्यू 2m के बराबर होगा। a का वैल्यू अगर 2m है तो a स्क्वायर का वैल्यू 4m स्क्वायर हो जाएगा, जो कि समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, जो कि समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। समीकरण नंबर 1 में जैसे ही पुट करोगे तो आपका आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद, एक सेकंड, समीकरण 1 में पुट करने के बाद आया 2b स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, ठीक है। वहां से आपको मिलेगा b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, यानी b स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब b अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और यहीं पर दो लाइन को आपको देखना है ध्यान से कि सर a भी 2 से डिवाइड होगा, b भी 2 से डिवाइड होगा, जबकि अगर ये सहभाज्य है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और यही कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हमने ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि √2 को परिमेय मान लिया था, तो √2 परिमेय अगर नहीं है तो √2 अपरिमेय होगा। बस ये प्रोसेस होता है आपको प्रूफ करने का, ठीक है। और एक दूसरे उदाहरण से करें। चलो, इस पेज की आपने स्क्रीनशॉट लिया क्या? बताइए, पहले इस पेज की स्क्रीनशॉट लो, कितना पहले इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लो, लेके मुझे बताओ। ले लिया? उसके बाद इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सेकंड है, यस ठीक सर। है। इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, आपके एग्जाम में आएगा। और फाइनली इतना लिखना है आप, ठीक है। चलिए अभी दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अब मान लो आपके पास आ गया √5, √7, √11, प्रोसेस सेम होगा। बस यहाँ पर आपको क्या क्या चीज लिखनी है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ से आते हैं, अगर आपको प्रूफ करना है √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, आप क्या क्या लिखोगे? देखो प्रॉपर अभी लिख के आपको मिल जाएगा। ये नहीं लिखना है आपको चरण 1, चरण 2, चरण 3, ये बस समझाने के लिए लिखा हुआ है। पहले स्टेप में स्टेप वाइज आप याद करो।
माना √5 एक परिमेय संख्या है। स्टेप 1 में आप इतना ही लिखोगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो ये a/b के रूप में होगा, जहां पर ए और बी सअभाज्य संख्या आपको लिखना होगा। एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे सर ए और बी सअभाज्य संख्याएं रही होंगी, सअभाज्य संख्या, यानी इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो को प्राइम, और बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहां से आपको मिल जाएगा √5b इज इक्वल टू कितना, ए, ठीक है। √5b इज इक्वल टू ए। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दे, तो क्या मिलेगा? सेकंड स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर करना है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? बाकी सभी बच्चों को दिख रही है क्या? पुनीत बार बार लिख रहे हैं, बाकी बच्चे मुझे बताओ, अरे स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो जिनको नहीं दिख रही ना, एक दो बच्चे फिर लेफ्ट करके ज्वाइन करो, अभी तो सही है। एक दो बार रुक रहा है, जहां तक रुक रहा है मुझे पता है, थोड़ी सी इशू हो रही है, लेकिन इन जनरल दिख रहा है स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ठीक है। √5 भी अगर a के बराबर है, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दे तो क्या मिलेगा? आप कहोगे सर √5 का स्क्वायर करोगे 5 मिल जाएगा, b का स्क्वायर करोगे b² मिलेगा, और यहाँ से मिल जाएगा a²। तो 5b² इक्वल टू a², ठीक है। इसी वाले समीकरण को आप इक्वेशन नंबर 1 मानते हो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानते हो। यहां से हम कह सकते हैं सर a² को आप अगर ध्यान से देखो तो यह 5 गुना b², 5 गुना b², तो a² का मल्टीपल में एक 5 दिख रहा है। मतलब हम कह सकते हैं प्रमेय 1.3 को यूज करके यहीं पर आप लिखोगे सर a² जो होगा वो 5 से डिविजिबल है, a² जो है 5 से विभाजित है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, उल्टा नहीं लिखना है यहाँ पर, यहीं पे आप गलती कर सकते हो बस। a² 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ से हम एक चीज और लिखेंगे सर a² अगर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से विभाजित हो जाएगा, a भी 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। सर इतना स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन सही है जहां तक मैं देख रहा हूँ, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगी जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अभी बिल्कुल देखो, मैं साथ के साथ ना आपके, मैं फोन से भी ज्वाइन रहता हूँ, मेरे सामने प्रेजेंट है, स्क्रीन बिल्कुल सही है। अगर प्रॉब्लम होगी मैं बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ठीक है। तो a² अगर 5 से डिवाइड है तो a भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम, मुझे बताइए a का वैल्यू हम ले सकते हैं क्या कि 5m के बराबर रहा होगा सर? a का वैल्यू 5m रहा होगा, कुछ ऐसा? यस सर। तो a क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा तो a का वैल्यू 5m रहेगा, 5 का कोई मल्टीपल रहेगा, 5 का कोई गुणज रहेगा, ठीक है। अब a का वैल्यू जो 5m है वो कहाँ पर पुट करेंगे बताओ? इस स्टेप के बाद आप क्या करते हो, a का वैल्यू 5m आप वापस से समीकरण 1 में पुट करते हो, ठीक है। तो a का वैल्यू 5m समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में जब आप पुट करोगे यहाँ पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा? इसके बाद के स्टेप में आप लिखोगे सर हमारा समीकरण 1 5b² इक्वल टू a² था, देखो ये वाला लिखा हुआ है 5b² इक्वल टू a²। यहाँ से माना a का वैल्यू 5m समीकरण 1 में आप पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ से ऐसा भी कर सकते हो, a का वैल्यू 5m है तो a² का वैल्यू 25m² हो जाएगा। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ऐसा ही बोल रहे थे ना पिछले बार। तो a² का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ नहीं से मिल जाएगा, यहाँ से 5b² इक्वल टू 25m², ठीक है, ये मिलता है। यानी कि यहाँ से सॉल्व करिए, आपको मिल जाएगा b² इज इक्वल टू 25m² बाई 5, यानी 5m², ठीक है। तो यानी कि हमको यहाँ से एक चीज मिल रहा है सर b² जो है वो 5m² के बराबर है, ये दिख गया मुझे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब b² अगर 5m² के बराबर है तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि b² का मल्टीपल एक 5 दिख रहा है सर, ठीक है। तो b² किससे डिवाइड होगा? b² किससे डिवाइड होगा? 5 से, 5 दिख रहा है ना उसमें, तो आपको सर b² जो होगा 5 से विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, विभाजित है। अब b² अगर 5 से डिवाइड है तो b भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, b भी 5 से
विभाजित हो जाएगा। थ्योरम नंबर 1.3 जो कहता था, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब यहाँ के बाद हमें दो स्टेटमेंट को लेना है। हमें एक तो दिख रहा है यहाँ पर, एक स्टेटमेंट ये वाले को देखिए, ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखा बी भी 5 से डिविजिबल है, यानी कि हम कह सकते हैं, हमें दिख रहा था ए और बी दोनों 5 से डिविजिबल है, ए और बी दोनों 5 से डिविजिबल है। अतः ए और बी का सार गुणनखंड 5 है। इतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस पहला वाला ये वाला लैंग्वेज लिख देना, ठीक है। ए और बी दोनों 5 से डिविजिबल है, अतः ए और बी सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि अगर सहअभाज्य होगा तब तो एक आना चाहिए कॉमन फैक्टर, है ना, सार गुणनखंड एक आना चाहिए। तो यहाँ से पता चल रहा है सहअभाज्य नहीं है, जबकि ये तो विरोधाभास है, क्योंकि हमने पहले ही में पहला स्टेप में देखा था कि ए और बी सहअभाज्य है। तो आप इतना सारी चीज लिख दीजिएगा, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक गलत कल्पना की थी, हमने गलत मान लिया था। लैंग्वेज जरूरी नहीं कि सेम लिखो, आप सिंपल लिख सकते हो कि हमने गलत मान लिया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर जो माना था वो गलत है, परिमेय नहीं है, इसका मतलब √5 अपरिमेय रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करो। क्लियर? यस सर। तो मुझे बताओ, देखो एक बार में हो सकता है कुछ चीजें यहाँ पर डाउट रहा होगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन की मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करिएगा पूरा लैंग्वेज के साथ। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में, जो अगले साल होगी, बोर्ड एग्जाम में या फिर सेंटर जो भी प्री बोर्ड होगा या फिर आपके अभी हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा। चाहे आपसे बोला जाए कि √2 को प्रूफ कीजिए, चाहे आपसे पूछा जाए √5 को प्रूफ कीजिए, √7 को प्रूफ कीजिए, √13 को प्रूफ कीजिए, √3 को प्रूफ कीजिए, पूछा ही जाएगा। हाँ, एक पेज पे, हाँ पेज सारी मैं दिखा रहा हूँ। पहले मुझे बताइए, क्लियर हुआ, कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। सभी बच्चे, सिर्फ Yes, आप नहीं, sir. सभी लोग, ठीक है। तो अभी आप इसके ना स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक करके पूरी पेज के स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला पेज ये है, तो ये लाइन जो आपने बोली, हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट लाइन ना, बिल्कुल बता दो। पहले इस पेज के आप स्क्रीनशॉट लो, ये पहला पेज है, ठीक है, ये ले लिया, क्योंकि शायद नोट नहीं कर पाओगे, पहले इस पेज के स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद ये सेकंड पेज है, यहाँ पर आपको इस पेज के स्क्रीनशॉट लेना, ये सेकंड है हमारे पास, इसको आप नोट डाउन कर लेना। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा ये वाला पेज है, थर्ड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलो ना इसमें डाउट है, चलो इसको देखो। इसमें सिंपली यही बोला पुनीत, मैंने बोला ए, मैंने देखा कि सर ए एक संख्या थी, ए और बी दोनों ही 5 से डिविजिबल है। देखो यहाँ पर दो स्टेटमेंट आए थे, एक स्टेटमेंट यहाँ आया बी 5 से डिविजिबल है, इसके पहले आया था ए 5 से डिविजिबल। तो ए और बी दोनों का डिविजिबल है 5 से, इसका मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर यानी सार गुणनखंड 5 है, जबकि ए और बी तो सहभाज्य है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। और ए और बी अगर सहभाज्य 5 कॉमन फैक्टर है, ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 है, इसका मतलब ये तो सहभाज्य यानी कोप्राइम नहीं होगा, जबकि हमने तो माना था कि कॉमन वो सहभाज्य है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, एक बार आप कह रहे हो सहभाज्य है जबकि वो सहभाज्य नहीं, ठीक है। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए बस मिल रहा है ना, क्योंकि हमने √2 को या √5 को परिमेय मान लिया था, ठीक है, जो कि गलत है, इसलिए वो अपरिमेय। बस यही आपका एक तरीका होता है कॉन्ट्रडिक्शन को यूज करके प्रूफ करने का।